नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धर्मेश्वर गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का अब जीतेंगे पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि YouTube पर अब जीतेंगे की तरफ से एक सीरीज शुरू की गई है जिसका नाम है अब जीतेंगे कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें मैं आपको जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू के साथ आपको कराने वाला हूं, जिसके तहत आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस का एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में बायोलॉजी से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि ह्यूमन ब्लड से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो मानव रक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियो हैं वो आपको एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, जो कि ऑब्वियसली लगेगा ही, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। और शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रक्त के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिए रक्तदान को महादान बताया गया है। लेकिन ये रक्त जो है क्या है, इसकी संरचना और इसके भाग क्या हैं, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रक्त की क्या संरचना है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसके भाग हैं, इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। जैसे कि जो रक्त है आपका, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है साथियों? तरल संयोजी ऊतक है। एक चीज आपको याद रखनी है कि ब्लड जो है यानी रक्त जो है आपका, ये कोशिका नहीं है, सेल नहीं है, ये ऊतक है। क्योंकि ये तो खुद कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, ये तो खुद सेल से मिलके बना हुआ है, इसलिए रक्त आपका क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हम इसे कहते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ये है आपका। और दूसरा क्या है, ये आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है? ये आपकी पूरी बॉडी को कनेक्टेड करता है। अब देखिएगा साथियों, ये जो है रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। रक्त क्या है? एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है साथियों, ये आपको याद रखना है अच्छे से। रक्त एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन क्या होता है? जिसमें हल्का सा गाढ़ापन होता है। कोलाइडी विलयन क्या होता है? जिसमें विलेय के कण हो यानी सॉल्यूट के कण हो सॉल्वेंट में यानी विलायक में, तब वो विलयन बनता है। तो इसमें जो कण होते हैं ये ना तो घुलते हैं, ना ही ये नीचे बैठते हैं तले में। ये आपके सभी स्तर पर, उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर समान रूप से फैले हुए होते हैं। उसको हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो रक्त क्या है? कोलाइडी विलयन है। आप देखेंगे ब्लड में क्या एक हल्का सा गाढ़ापन है, ठीक है ना। और वो गाढ़ापन क्यों है? क्योंकि रक्त के अंदर जो है कण मौजूद है। किसके कण मौजूद है? कोशिकाओं के कण मौजूद है, ब्लड सेल्स के कण मौजूद है। तो रक्त आपका क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में भर भर के पूछी जाती है, कि रक्त का पीएच मान आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइएगा कि रक्त का पीएच मान यानी पीएच वैल्यू कितनी है। तो रक्त की जो पीएच वैल्यू हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी 7.4। 7.4 आपके रक्त का पीएच मान हो जाएगा। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, पीएच वैल्यू को पीएच स्केल से जो है मापा जाता है। 7 अगर जिसका पीएच मान है तो वो आपका होगा उदासीन, और 7 से कम अगर वैल्यू होगी, अगर 7 से कम वैल्यू होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं किसी सॉल्यूशन का पीएच मान 6 है, तो आप मुझे बताइए ये अम्लीय है या क्षारीय है? तो आप कहेंगे कि सर ये अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 6 है। यानी 7 से कम, 7 से कम क्या होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, खट्टा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 से अधिक, 7 से अधिक अगर मैं कहूं, जैसे मैं कहूं अगर किसी का पीएच मान 9 है, तो आप क्या कहेंगे? ये क्षारीय है। जितना पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। और 7 से कम हो जाएगा एसिडिक यानी अम्लीय, और 7 से अधिक बेसिक यानी क्षारीय। अब यहां पर जो ब्लड है
इसका पीएच मान है 7.4। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया साथियों कि ये जो आपका ब्लड है ये आपका हल्का क्षारीय है। क्या है ये? हल्का क्षारीय है। ये बात आपको याद रखनी है, ये हल्का क्षारीय है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है आपसे। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने मानव रक्त के बारे में पढ़े। पहला, ये तरल संयोजी ऊतक है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, ये कोलाइडी विलियन है और रक्त का जो मान होता है ये 7.4 होता है। पीएच मान जो होता है हल्का क्षारीय होता है। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं कि रक्त के भाग क्या होते हैं, रक्त की संरचना क्या होती है। चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं। चले, तो मानव रक्त यहां पर लिखा हुआ है। तो मानव रक्त के आपके 2 भाग आपको मिलेंगे। मानव रक्त के कितने भाग मिलेंगे आपको? 2 भाग आपको मिलेंगे मानव रक्त के साथियों। चलिए कैसे कैसे देखते हैं, इसके 2 भाग कौन कौन से हैं। चले, यहां पर मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बता रहा हूं कि रक्त के कौन से आपको जो है 2 भाग यहां पर मिलने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्त के 2 भाग आपको मिलते हैं। एक है आपका प्लाज्मा, एक है आपका प्लाज्मा और एक है आपकी रक्त कोशिकाएं। एक क्या है आपकी? रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जो होता है ये आपके ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है, ये तरल भाग होता है। क्या होता है? तरल भाग होता है। और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं ये आपके ब्लड का ठोस भाग होता है, ठोस कण होते हैं। आपने कभी चाय को बनाने के बाद चाय को छानने से पहले वाली चाय को देखा है? वो चाय को जब हम छानते, चाय आपकी पूरी बन गई, उसके बाद जब हम उसको छानने वाले होते हैं उससे पहले उस चाय को देखिए जिसमें उबाल आ रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि चाय की जो पत्ती होती है वो चाय और दूध के मिश्रण के अंदर तैर रही होती है। ठीक है, उसी प्रकार आपके ब्लड का जो प्लाज्मा है, जो तरल भाग है, उसमें आपके जो रक्त कोशिकाएं हैं जो कण के रूप में मौजूद हैं, ये उसके अंदर क्या है? तैर रही हैं। आपके ब्लड के प्लाज्मा में ये जो रक्त कोशिकाएं, ये जो ब्लड सेल है, ये ठोस जो कण है, ये तैर रहे होते हैं। इसीलिए तो ये कोलाइडी विलियन है। ना तो ये घुलते हैं और ना ही ये नीचे तले में बैठते हैं। ये जैसे जैसे ब्लड फ्लो होता है समान स्तर पर समान रूप से ये फैले हुए होते हैं। तो प्लाज्मा आपका तरल भाग है और रक्त कोशिकाएं आपका ठोस भाग है। अब ये कितना होता है ये देखिएगा। तो आपका लगभग जो है 55% भाग जो होता है, 55% भाग साथियों प्लाज्मा होता है आपका, और 45% भाग जो होता है, 45% भाग आपका ब्लड सेल्स का होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई यहां तक। भाई अगर आप किसी का 1 लीटर ब्लड निकालेंगे तो उसमें लगभग 550 ml आपका प्लाज्मा होगा और 450 ml आपके क्या होंगे? ठोस के कण मौजूद होंगे, यानी रक्त कोशिकाएं होंगी। ठीक, अब देखिएगा साथियों आगे, ये जो आपका ब्लड सेल है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जो ब्लड सेल्स होती हैं ये भी आपकी जो है 3 प्रकार की होती हैं। देखिएगा साथियों, ये देखें, चले अब देखिएगा। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये आपकी 3 रक्त कोशिकाएं हैं जो आपके ब्लड में पाई जाती हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट कितने हो गए? 4 कंपोनेंट हो गए आपके ब्लड के। प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट हो गया। ये तीनों आपके ठोस के कण होते हैं जो आपके प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं। आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर ये तैर रहे होते हैं। तो साथियों ये आपके हो गए आपके ब्लड के कंपोनेंट। इन चारों से मिलकर आपका ब्लड जो है बनता है। अब हम एक एक करके देखेंगे
कि प्लाज्मा का क्या काम है, क्या है इसके पॉइंट जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आज इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में मैं आपको रक्त और उसके भाग ये कंप्लीट आपको कराने वाला हूं। चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट से। आगे देखिए प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं कि भाई प्लाज्मा क्या होता है और क्या इसके जो है कार्य होते हैं। ठीक, प्लाज्मा सबसे पहले देखिएगा, ये जो प्लाज्मा होता है साथियों, यह एक रंगहीन, क्या है ये, एक रंगहीन तरल पदार्थ है। प्लाज्मा क्या है, एक रंगहीन तरल पदार्थ है, कोई कलर नहीं होता इसका, यह एक रंगहीन तरल पदार्थ है। अब इसका कार्य क्या है वो देखिएगा, CO2 हार्मोन्स, CO2 और हार्मोन्स एवं अपशिष्ट पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा करता है। इनका परिवहन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है आपका, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम है वो प्लाज्मा का काम है। CO2 हार्मोन्स एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन कौन करता है आपका, ये करता है प्लाज्मा। भाई एक बात बताइएगा, घर में 4 लोग होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं, तो ब्लड के पास भी तो 4 बंदे हैं ना, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, सबको इसने अपने अपने काम दे दिए हैं। तो प्लाज्मा का काम क्या है कि भैया तुम जो है CO2 को लाने ले जाने का काम करोगे। आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, अब जो सांस आपने ली ऑक्सीजन ली, और जब सांस आपने छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी जब आई शरीर में से बाहर की ओर, तो ये प्लाज्मा इसको लेकर आया। हार्मोन्स, हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, हार्मोन्स वाला टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा। हार्मोन जो होते हैं ये कई चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल, हमारे शरीर में जो चीजें होती हैं वो हार्मोन्स की वजह से जिम्मेदार होती हैं। हाइट कितनी रहेगी आपकी, आपकी आंखों, त्वचा, बालों का रंग कितना रहेगा, आपके सोने जगने का चक्र क्या रहेगा, ये बहुत सारी चीजें हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है। उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है माय डियर, प्लाज्मा कर रहा है। अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल, मलमूत्र के लिए, जैसे यूरिया है, यूरिन के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड पाए जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। अगला पॉइंट देखिएगा प्लाज्मा से संबंधित, इसके अंदर एक फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है इसमें पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, ये प्लाज्मा में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताइए, तो आप फटाफट से क्या बताएंगे, फाइब्रिनोजन जो है वो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके प्लाज्मा से संबंधित पॉइंट जो आपको मैंने बताए हैं। रंगहीन तरल पदार्थ है आपका, CO2 हार्मोन अपशिष्ट पदार्थों को लाने ले जाने का काम कर रहा है, और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाई जाती है। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं इसके अगले घटक के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके अगले कंपोनेंट के बारे में। तो अगला कंपोनेंट है साथियों आपका आरबीसी। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका। ठीक, हम बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा साथियों, ये जो आपकी आरबीसी होती है ये गोल आकार की होती है। कैसी होती है, ये गोल आकार की होती है। ये कैसी होती है, गोल आकार की होती है। आरबीसी जो होती है साथियों ये गोल होती है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, देखो ये जो कण होता है ये गोल आकार का होता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। आरबीसी किस में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। किस में तैर रही होती है, प्लाज्मा में तैर रही होती है। आगे देखिएगा, अब देखो आरबीसी क्या है, सेल है, कोशिका है। और अगर आप कोशिका के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो कोशिका होती है माय डियर, वो जो होती है आपकी बेसिकली उसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। लेकिन ये जो कोशिका है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है माय डियर,
केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, केंद्रक अनुपस्थित होता है। चलिए आगे देखिएगा और क्या है आरबीसी के अंदर। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? सबसे पहली बात तो यह है भाई आरबीसी हमारी बॉडी में कहीं तो बनेगी, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, निर्माण होता है इसका अस्थि मज्जा में। निर्माण कहां होता है इसका? अस्थि मज्जा में होता है माय डियर। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसको आप बोन मैरो कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? बोन मैरो। ठीक, हमारी जो हड्डियां होती हैं ये अंदर से खोखली होती हैं, इनके अंदर जो है एक पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, हड्डी की मैट्रिक्स के अंदर। तो जो बोन मैरो होती है, जो लाल वाली बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो जो होती है, उसमें आपका आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा जो होती है उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। आगे देखिएगा माय डियर, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है। क्या पूछेगा? आरबीसी का जीवन काल पूछेगा, तो धड़ल्ले से आप जो है इसका उत्तर दे देंगे 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। आपकी आरबीसी 120 दिन जीवित रहती हैं, इसके बाद में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी आरबीसी एक साथ खत्म हो जाएंगी, ऐसे तो हम मर जाएंगे। आपने कभी पतझड़ में पेड़ पर से पत्ते गिरते हुए देखे? ठीक है, सारे पत्ते एक साथ नहीं गिरते, कुछ पेड़ों को छोड़ करके, कुछ एक्सेप्शन केस है, अपवाद है, लेकिन अधिकतर पेड़ों के पत्ते एक साथ नहीं गिरते। पीले हुए गिर गए, फिर हरे आ गए, मतलब पुराने पत्ते गिरते जाते, नए पत्ते आते जाते। उसी प्रकार आपके शरीर में, ब्लड में आरबीसी जो है वो पुरानी वाली मरती जाती है, नई वाली आती जाती है। ये मर जाती है, नई वाली अस्थि मज्जा में बन जाती है। ये साइकिल हमारी चलती रहती है। अब इसके बाद देखिएगा साथियों, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, यहां पर ध्यान देंगे मेरी बात पर। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं माय डियर? तो यहां पर लिख लीजिएगा प्लीहा को। प्लीहा, या इसको स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में, या इसको तिल्ली कहते हैं। ठीक है, को कहा जाता है, तिल्ली को कहते हैं। चलिए साथियों, क्या समझ में आई बात? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है माय डियर? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को या स्प्लिन को या तिल्ली को कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं। ये तीनों माय डियर एक ही चीज के नाम हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आरबीसी का कब्रिस्तान? क्योंकि जब आरबीसी की डेथ हो जाती है तो आरबीसी इस स्प्लिन में आकर के जमा हो जाती है, और यहां पर सारी आरबीसी जो डेड आरबीसी होती हैं वो आपके स्प्लिन में आकर जमा हो जाती हैं, और यहां पर इनकी आगे की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसलिए इन सबको दफना दिया जाता है, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं। ऐसे ही ये प्रश्न पूछा जाता है, ये मैंने नहीं लिखा है अपने मन से कि आरबीसी का कब्रिस्तान, ऐसे ही ये प्रश्न बनता है। इसका उपनाम है ये प्लीहा का कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं माय डियर प्लीहा को, यानी स्प्लिन यानी तिल्ली को। ये चीज आपको समझ में आ गई यहां तक? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। आरबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में अगला पॉइंट देखिएगा साथियों कि ये जो स्प्लिन होती है, ये जो स्प्लिन होती है, इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव का ब्लड बैंक भी कहते हैं। मानव का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है साथियों, याद रखना है आपको अच्छे से ये बात। चलिए यहां तक ये बात समझ में आ गई। स्प्लिन को यानी तिल्ली को, प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं, क्योंकि आरबीसी यहां जमा हो जाती है ना, इसलिए इसको ब्लड बैंक जो है कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा साथियों, ये जो आरबीसी होती है इसके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं,
जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्या लिखेंगे हम? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, एक विशेष प्रोटीन, ठीक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, के कारण रक्त का रंग कैसा होता है माय डियर? तो याद रखेंगे, रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, रक्त का रंग लाल होता है। भाई ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीम और ग्लोबिन, हीम होता है आयरन और ग्लोबिन होती है प्रोटीन, इसके कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है साथियों। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब देखिएगा इसका कार्य क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का कार्य है एक ही ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन यानी O2 का परिवहन करना। तो ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करती है आपकी आरबीसी। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? इसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, Hb के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाती है, HbO2 बना लेती है। श्वसन तंत्र जब आपको पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें मैं अच्छे से आपको ये बताने वाला हूं। तो कार्य क्या है इसका देखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका कार्य है? ये आरबीसी का कार्य है, ये भूलना नहीं है आपको। प्लाज्मा का कार्य क्या था? CO2 को लाने ले जाने का, और आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को लाने ले जाने का। इसी की वजह से इसका रंग जो है क्या होता है? लाल होता है। इसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। आगे देखिएगा, मानव के शरीर में सबसे अधिक संख्या में रक्त कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी होती है। आरबीसी सबसे अधिक संख्या वाली, आरबीसी सबसे अधिक संख्या वाली रक्त कोशिका होती है। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आ गया। सबसे अधिक संख्या वाली रक्त कोशिका होती है आरबीसी आपकी। ठीक है, आरबीसी के बाद फिर प्लेटलेट होती है संख्या में, और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। तो यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या हमने इसमें पॉइंट देखे, उनको भी हम एक बार थोड़ा सा जज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें पॉइंट देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा आरबीसी कैसी होती है? गोल आकार की होती है। किस आकार की होती है? गोल आकार की होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें जो केंद्रक होता है ये अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे, गौर करेंगे साथियों, इसमें जो केंद्रक है ये अनुपस्थित है। ये इस पे ध्यान रखना है आपको। निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है, ये ध्यान रखना है। इसका जो जीवन काल होता है माय डियर, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो तिल्ली को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, स्प्लीन मानव का ब्लड बैंक कहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसकी वजह से रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ये तो सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से रंग लाल होता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ये आरबीसी में पाया जाता है। कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य आरबीसी का है। सबसे अधिक संख्या वाली रक्त कोशिका होती है ये। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे फटाफट से। अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी देखिएगा साथियों, जिसको हम क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिका। इसको हम क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं माय डियर। ठीक है, आगे देखिएगा, श्वेत रक्त कोशिका जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। कौन कौन से हैं मुख्य पॉइंट देखिएगा?
सबसे पहले बात, इसका आकार जो है, आकार अनियमित होता है। ये अनियमित आकार की होती है। इसका आकार कैसा मिलेगा आपको? अनियमित मिलेगा। वो गोल आकार की थी आरबीसी, ये कैसी भी, गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, डमरू जैसी भी हो सकती है, रॉड जैसी भी हो सकती है। ये अनियमित आकार की होती है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है साथियों, इसमें आपको केंद्रक मिलेगा माय डियर, इसमें मिलेगा, आरबीसी में नहीं मिलेगा लेकिन डब्ल्यूबीसी में मिलेगा। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आगे देखिएगा, इसका निर्माण कहां होता है? तो जिस प्रकार आप जानते हो कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में हुआ था, लाल वाली में, तो इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, पीली वाली में। तो इसका भी निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है साथियों, याद रखेंगे इस चीज को अच्छे से, आपको याद रखना है ढंग से। अब देखिएगा, ये जो है आपकी डब्ल्यूबीसी, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है। अब बेसिकली इसकी संख्या और जीवन काल, दो चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर मैं इसका जीवन काल आपको बताऊं, तो इसका जो जीवन काल है वो 4 से 5 दिन होता है। 4 से 5 दिन तक ये जीवित रहती हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं, तो संख्या में ये कम होती हैं। संख्या इनकी कितनी होती है? 10,000 से 13,000 तक। कितनी होती है? 10,000 से 13,000 तक इनकी संख्या होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसका कार्य क्या होता है साथियों, ये आपको याद रखना है कि भाई कार्य भी तो हमें पता चले कि इसका कार्य क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य देखिएगा साथियों, ये रोगों के संक्रमण से रक्षा करती है। रोगों के संक्रमण से रक्षा करती हैं कौन? डब्ल्यूबीसी। देखिए साथियों, आप जिस वातावरण में रहते हैं, आप अपने कमरे में रहते हैं, हॉल में रहते हैं, घर में रहते हैं, बाहर रोड पर जाते हैं, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर पर अटैक करते हैं। ये सभी वायरस बैक्टीरिया आपको बीमार करने के लिए काफी होते हैं। इसके लिए हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एक क्षमता बनाई गई है, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। उसमें आपकी डब्ल्यूबीसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये रोगों के संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। संक्रमण माने होता है साथियों इन्फेक्शन। जब आपके शरीर में इन्फेक्शन आता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लग जाती है, जिससे डॉक्टर को ब्लड रिपोर्ट करने पर पता चल जाता है। आप कभी ब्लड रिपोर्ट कराने गए होंगे तो आपने देखा होगा डॉक्टर टीएलसी चेक करता है। टीएलसी का मतलब होता है वो ये देख रहा है कि आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी रोज बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि उनको संक्रमण, आपका इन्फेक्शन खत्म करना है। इसीलिए आपके शरीर में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है उसको नॉर्मल किया जाता है, एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, तो उस वायरस बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से दूर हमें कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इनको गश्ती सैनिक की संज्ञा भी दी गई है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को गश्ती सैनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गश्ती सैनिक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम इसको? गश्ती सैनिक। आपने देखा ना, पुलिस वाले गश्त लगाते हैं रात में, कोई असामाजिक तत्व तो रोडों पे नहीं घूम रहा है, पेट्रोलिंग करते हैं वो। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी हमारे पूरे शरीर में घूमती रहती है, देखती रहती है कहीं से कोई इंफेक्शन तो नहीं आ गया, कहीं से बीमार करने के लिए। आगे देखिएगा, आपके शरीर में जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो आपको डब्ल्यूबीसी बतानी है। तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी ये आपको बतानी है। चलिएगा साथियों, तो जो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है वो देखिएगा, और बड़ी कौन सी है? तो सबसे छोटी है आपकी लिम्फोसाइट। कौन सी है? लिम्फोसाइट, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी है आपकी
मोनोसाइट। सबसे बड़ी कौन सी है? मोनोसाइट। देखो लिम्फोसाइट, ठीक है, और ये हो गई मोनोसाइट। अब कैसे याद करेंगे? पेपर में तो गलत कर देंगे, कहीं गलत हो गया तो पेपर में पूछी जाएगी भैया बताइए बड़ी कौन सी, तो आप करोगे अरे याद तो किया था मोनोसाइट लिम्फोसाइट, छोटी है कि बड़ी है, यही भूल गया सर मैं तो। ये नहीं भूलना। कंफ्यूजन कैसे खत्म करेंगे? तो देखो भैया, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं पूछूं आपसे, एल छोटा है एम से, है कि नहीं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो एल छोटा है एम से, तो एल क्या है? छोटा है किससे? एम से। तो एल छोटा है तो छोटी WBC, एल फॉर लिम्फोसाइट। एम बड़ा है एल से, तो एम बड़ा है तो बड़े, एम से बड़ी, एम फॉर मोनोसाइट। हो गया याद अच्छे से? तो छोटी WBC क्या हो गई? लिम्फोसाइट, और बड़ी WBC क्या हो गई? आपकी मोनोसाइट हो गई साथियों। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए एक बार देख लेते हैं। WBC को व्हाइट ब्लड सेल हम कहते हैं। यहां पर देखिए आकार इसका अनियमित होता है, केंद्रक इसमें आपका पाया जाता है। ठीक है, देखिए मैं यहां पर टिक लगा देता हूं। तो आकार कैसा है इसका? अनियमित आकार है। ठीक है, केंद्रक इसमें उपस्थित होता है, यह ध्यान रखना है आपको। निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है, यह भी नहीं भूलना है आपको 1% भी। जीवन काल इसका जो है 4 से 5 दिन होता है, जीवन काल आपको याद रखना है। संख्या इसकी कितनी होती है? 10,000 से 13,000 तक होती है। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे देखें। कार्य बताया मैंने आपको इसका, तो रोगों से लड़ने की क्षमता यानी संक्रमण से रक्षा करती है। और WBC को हम गश्ती सैनिक भी कहते हैं। WBC को हम क्या कहते हैं? गश्ती सैनिक भी कहते हैं। माय डियर, सबसे छोटी WBC आपसे पूछी जाएगी तो आपको बताना है लिम्फोसाइट सबसे छोटी, और सबसे बड़ी मोनोसाइट साथियों। ठीक है, बेसोफिल्स, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये भी आपके क्या हैं? WBC के ही प्रकार हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं आपको। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और स्नोफिल्स। ये सब क्या हैं आपके? ये आपके बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और स्नोफिल्स, ये सब आपके क्या हैं? WBC के ही प्रकार हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अब आपने प्लाज्मा पढ़ लिया, RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया। प्लाज्मा आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट है, तरल भाग है। ठीक है, और RBC आपके ब्लड का, WBC ये सॉलिड पार्टिकल्स है, रक्त कोशिकाएं हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। आगे अब हम पढ़ते हैं आपका 3 कंपोनेंट हो गए, प्लाज्मा, RBC, WBC, और कोशिकाओं में 2 कंपोनेंट हो गए आपके। अब आखिरी बचता है आपका प्लेटलेट्स। अब आखिरी देखिएगा साथियों, प्लेटलेट्स, ये वही प्लेटलेट्स हैं जो आजकल लोगों की गिर जाती है डेंगू होने पर। ठीक है, लोग कहते हैं प्लेट गिर गई, कटोरी गिर गई, चम्मच गिर गई है। दिस इज नॉट प्लेट, दिस इज प्लेटलेट्स। आज के बाद कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, ये प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। क्या इनके महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं माय डियर? तो देखिएगा, प्लेटलेट्स में सबसे पहले देखिएगा ये सूक्ष्म आकार की होती हैं, सूक्ष्म आकार की होती है। इनका आकार कैसा है माय डियर? इनका आकार है सूक्ष्म। याद रखिएगा, इनका आकार कैसा है? सूक्ष्म आकार है, बहुत छोटी होती हैं ये आकार में। ठीक, आगे देखिएगा, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। RBC में नहीं है, WBC में है, प्लेटलेट में नहीं है। मतलब बीच वाले के पास है। अगर मैं क्रम से लगाऊं, RBC, WBC और प्लेटलेट को क्रम से लगाऊं, तो बीच में WBC आ रही है, बस इस पर ही केंद्रक है। भाई अगर मान लो तुम 3 दोस्त हो, एक दोस्त का नाम है RBC, एक दोस्त का नाम है WBC, एक दोस्त का नाम है प्लेटलेट। अब WBC की नौकरी लग गई सरकारी, उसकी नौकरी लग गई, उसको सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई। RBC और प्लेटलेट बेरोजगार है। अब ये मिलने आएगा जब WBC, तो इसको ये बीच में बैठाएंगे। साइड में RBC बैठ जाएगा, साइड में प्लेटलेट बैठ जाएगा, WBC बीच में बैठेगी, इसकी नौकरी लग गई, इस पर पैसे हैं, मतलब इस पर केंद्रक है। WBC के पास केंद्रक है, इसलिए वो बीच में बैठा हुआ है क्रम में।
आरबीसी और प्लेटलेट के पास में केंद्रक नहीं है। ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब देखिएगा साथियों, ये जो प्लेटलेट्स होती है इनकी संख्या कितनी होती है ये आपको याद रखनी है। तो इसकी संख्या लगभग 1.5 लाख से लेकर और 4 लाख तक होती है। ये संख्या इसकी होनी चाहिए। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में लोग बाग 1 लाख से कम की प्लेटलेट पर भी बच गए, सरवाइव करते हैं। 50,000, 40,000, 20,000 तक के बच्चों को भी, मरीजों को भी हमारे डॉक्टरों के द्वारा बचाया गया है। क्योंकि देखो यहाँ लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो झेल जाते हैं। लेकिन एक सामान्य स्थिति में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक अगर प्लेटलेट है तो ये एक नॉर्मल बात है आपके शरीर में, ये अच्छी स्थिति है। 1.5 लाख से कम अगर प्लेटलेट है तो हमें इस पर जो है सोचना होगा। अब इसका कार्य क्या है कि सब प्लेटलेट कम क्यों हो जाती है, तो क्या दिक्कत हो जाती है। तो प्लेटलेट का जो मुख्य कार्य है वो ध्यान दीजिएगा। एक तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या है माय डियर? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य किसका है? प्लेटलेट का कार्य है। और ध्यान रखिएगा, दूसरी लाइन में देखिएगा माय डियर, और क्या करना है आपको इसके साथ में, और आपका रक्त का थक्का जमाने का कार्य, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। आपको क्या लगता है कि आपका जो ब्लड है, आपको चोट लगी, हवा लगी और सूख गया, खुरंट बन गया और ब्लड का थक्का जम गया, क्लॉटिंग हो गई? नहीं, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, रक्त का थक्का जो जमता है, ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। ये रक्त का थक्का कैसे जमता है, किसी दिन मैं एक वीडियो में बताऊंगा आपको, कंप्लीट ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर वो वीडियो आपकी होगी साथियों। तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होती है आपकी प्लेटलेट्स। तो ये थे आपके रक्त से संबंधित जानकारी, ब्लड और उससे संबंधित उसके कुछ भाग, सारे भाग मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार यहां पर मैं बता दूं आपको क्या क्या चीजें जो है हमने यहां पर कराई हैं साथियों। चलिए, यहां पर हमने स्टार्ट किया कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये आपको याद रखना है। कोलाइडी विलयन होता है, पीएच मान 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है आपका ब्लड। आगे देखिएगा, हमने यहां पर आपको बताया रक्त के भाग, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, 2 भाग होते हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती हैं। आगे देखिएगा, तरल भाग जो है 55% होता है इसका, और ठोस कण जो है वो 45% होते हैं साथियों। तो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपके। तो यहां पर आपने क्या देखा माय डियर कि ये आपके तरल भाग में ये जो ब्लड की जो सेल्स हैं, कण, ये तैरते रहते हैं। आगे मैंने आपको बताया प्लाज्मा के बारे में, मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिया इसका क्या था। ये देखिएगा यहां पर फटाफट से देखिएगा, ये तरल पदार्थ है। CO2 हार्मोन अवशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन जो है इसमें पाई जाती है। अब ये आरबीसी में मैंने आपको बताया था गोलाकार, केंद्रक नहीं मिलेगा, अस्थिमज्जा में निर्माण, जीवन काल 120 दिन में। आरबीसी का कब्रिस्तान हम प्लिया, स्प्लिन या तिल्ली को कहते हैं। तीनों एक ही बात है माय डियर। इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, स्प्लिन को, क्योंकि आरबीसी जमा हो जाती है ना यहाँ पर। आगे देखिएगा, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके रक्त का रंग जो है वो लाल होता है माय डियर। कार्य इसका क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इसका कार्य है। आरबीसी सबसे अधिक संख्या वाली जो है रक्त कोशिका होती है। सबसे अधिक संख्या आरबीसी की होगी, फिर आपकी प्लेटलेट्स की होगी और फिर आपकी होगी डब्ल्यूबीसी की। इसके बाद डब्ल्यूबीसी में मैंने आपको बता दिया आकार अनियमित होता है, ये याद रखना। केंद्रक इसमें मिलेगा आपको, निर्माण इसका अस्थिमज्जा में होता है माय डियर। जीवन काल 4 से 5 दिन, संख्या में 10,000 से 13,000 होती हैं। आगे देखिएगा, कार्य क्या है? रोगों के संक्रमण से इसकी रक्षा करना है। डब्ल्यूबीसी को हम गश्ती सैनिक भी कहते हैं। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी आपसे पूछी जा सकती है, लिम्फोसाइट। एल छोटा है एम से, इसलिए छोटी से हो जाएगा याद आपको ट्रिक से। डब्ल्यूबीसी बड़ी वाली मोनोसाइट है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स, ये आपकी जो है डब्ल्यूबीसी के ही प्रकार हैं। अब यहां पर मैंने आपको प्लेटलेट के बारे में बता दिया, सूक्ष्म आकार की होती है ये, केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता। संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख तक। कार्य क्या है इसका? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होती है। अब ये आपने रक्त और उसके भाग पढ़ लिए। अब परीक्षा में
किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उस तरह के प्रश्नों का एक प्रकार मैं अब आपसे पूछूंगा। लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा अभी। और अब मैं आपके सामने ला रहा हूं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूं कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में क्वेरी के रूप में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट को जरूर दूर करूंगा। और अब किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में एमसीक्यू भी मैं आपको कराता हूं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, और अब आप मुझे देंगे इन प्रश्नों के उत्तर। कमेंट बॉक्स में जो है, लाइव चैट में जो है, आप आंसर करते रहिएगा। बिल्कुल प्रश्न आप पढ़ेंगे, प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा, फटाफट से जो है लाइव चैट में जो है वहां पर आप कमेंट करेंगे इस प्रश्न का, जल्दी से उत्तर लिखेंगे, आपको याद हो गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, रक्त का 55% भाग कौन सा होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, फटाफट से उत्तर दीजिएगा इस प्रश्न का। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, जल्दी से आंसर कीजिएगा मुझे। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि रक्त का 55% भाग कौन सा होता है, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए आंसर आप लोगों ने कर दिया है, बहुत शानदार। तो भैया रक्त का जो 55% भाग होता है वो होता है आपका प्लाज्मा। वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है साथियों। ये इस प्रश्न का है सही उत्तर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लाज्मा होता है ये आपके रक्त का तरल भाग होता है। क्या भाग होता है, तरल भाग होता है। जबकि आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों मिलाकर के रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। तीनों मिलाकर ब्लड सेल्स होती हैं, और ये तीनों मिलाकर 45% है जो कि सॉलिड पार्टिकल है, ठोस के कण है। और रक्त का 55% भाग कौन सा है, प्लाज्मा है, जो कि तरल भाग है। चलिए साथियों अब देता हूं आपको अगला क्वेश्चन, जल्दी से उत्तर कीजिएगा फटाफट से, बिल्कुल देर करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भर भर के आता है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। आरबीसी का जीवन काल आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, 100 दिन, 120 दिन, 170 दिन या जीवन भर यही रहता है, मतलब इनकी डेथ नहीं होती। तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिएगा जल्दी से फटाफट से कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार आप लोगों ने जो है उत्तर कर दिया है इस प्रश्न का। 120 दिन साथियों, 120 दिन आपके आरबीसी का जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद ये आरबीसी की डेथ हो जाती है, और फिर ये कहां चली जाती है माय डियर, तो फिर ये स्प्लिन में चली जाती है, स्प्लिन में जमा हो जाती हैं। चलिए साथियों स्प्लिन में जमा हो जाती हैं, स्प्लिन में जाकर स्टोर हो जाती हैं 120 दिन के बाद में। ठीक है साथियों आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रोगों के संक्रमण से रक्षा कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त के चारों कंपोनेंट यानी ब्लड के चारों कंपोनेंट आपको यहां पर दिए हुए हैं मैंने, बताइएगा रोगों के संक्रमण से रक्षा। संक्रमण की बात हो रही है तो संक्रमण की बात कौन कर रहा है, संक्रमण का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिएगा संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बारे में बात हो रही है माय डियर। तो संक्रमण से रक्षा कौन करता है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर करेंगे इस प्रश्न का, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, बिल्कुल सही उत्तर किया आप लोगों ने। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी आपकी क्या करती है, संक्रमण से रक्षा करती है माय डियर। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, रोगों के संक्रमण से रक्षा करती है। जबकि आरबीसी क्या करती है, आरबीसी करती है ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी क्या करती है, O2 का परिवहन करती है। और प्लाज्मा क्या करता है, ये CO2 का परिवहन करता है, और इसके साथ साथ हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का भी करता है। प्लेटलेट क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक, ब्लड क्लॉटिंग में रक्त का थक्का जमाने में सहायक। अब आगे देखिएगा माय डियर, और ये डब्ल्यूबीसी आपके रोगों से संक्रमण से रक्षा करती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? बिल्कुल यही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। धड़ल्ले से आप जो इस प्रश्न का उत्तर कर रहे होंगे। जल्दी से बताइएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत को, वृक्क को, स्प्लिन को या रक्त को ही कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। यकृत यानी लीवर के बारे में बात हो रही है। वृक्क यानी किडनी जो होती हैं। स्प्लिन को अंग्रेजी में स्प्लिन कहते हैं, हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। और रक्त, बिल्कुल सही उत्तर दिया है साथियों आपने। स्प्लिन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्प्लिन। साथियों देखिएगा, इसको ही आप जो है प्लीहा कहते हैं या इसको आप तिल्ली भी कहते हैं। और आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, इसी को आप जो है मानव के शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक भी कहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। रक्त के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है? जल्दी से उत्तर कीजिएगा। 3 दोस्तों की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। सरकारी नौकरी किसकी लग गई थी, जिसको मिलने लगी सैलरी, और वो कहां बैठेगा, ये वाली स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। जल्दी से आंसर करेंगे। रक्त के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है? तीनों की तीनों कोशिकाएं है ना आपकी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा नहीं है, ये तो वैसे ही हट जाएगा। राइट आंसर दिया आप सभी लोगों ने, वेरी गुड, बहुत सुंदर भैया। तो रक्त के किस भाग में केंद्रक पाया जाएगा? डब्ल्यूबीसी में केंद्रक आपका पाया जाएगा माय डियर। किस में पाया जाएगा? डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? आरबीसी में नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट में नहीं पाया जाता है। एक चीज थोड़ा सा याद रखेंगे, कुछ अपवाद हैं आरबीसी को लेकर। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है माय डियर, यह एक अपवाद है और ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है? एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये याद रखेंगे। वैसे जितने भी स्तनधारी है ना, उनका ब्लड का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन, उसी में आरबीसी पाई जाती है, उनमें केंद्रक नहीं होता। लेकिन ऊंट और लामा ये जो है इनकी आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अगला क्वेश्चन दें आपको। चलिए, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का उत्तर आप में से कोई भी गलत करेगा। बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है माय डियर। ये हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा, मोनोसाइट, जल्दी से बताइएगा क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? तो बिल्कुल सही आंसर दिया है मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों ने। हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर साथियों। हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हीमोग्लोबिन को HB से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीमोग्लोबिन को HB से रिप्रेजेंट किया जाता है। पुरुषों में और महिलाओं में इसकी मात्रा जो है अलग अलग होती है। श्वसन तंत्र जब पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में कंप्लीटली बताया जाएगा। चलिए, मोनोसाइट आपकी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। प्लाज्मा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होती है, इसका अलग उपयोग होता है। रक्त के लाल रंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट जो है क्लास से जुड़े हुए हैं, फटाफट से जो है इस प्रश्न का उत्तर कर दें। बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरह से आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। रक्त का पीएच मान बताइएगा। 6.0, 6.2, 7.0, 7.4। खैर, 0 लगने के बाद, पॉइंट के बाद तो वो 7 ही रह गया और वो 6 ही रह गया। बिल्कुल सही आंसर किए आप लोगों ने। 7.4 इज द राइट आंसर। 7.4 आपका सही उत्तर है साथियों। 7.4 आपके रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है साथियों। याद रखना है आपको अच्छे से ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है इस तरह से हल्का क्षारीय हो गया। हो सकता है कि आपसे पीएच मान ना पूछे, वो आपको ऑप्शन दे के पूछे कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है या हल्की अम्लीय होती है, तीव्र अम्लीय होती है, हल्की क्षारीय होती है।
तो हल्का क्षारीय होता है ये, हल्का सा ना, थोड़ा सा ही तो बड़ा है, 0.4 ही तो बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपके सामने। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? बहुत आसान है, जल्दी से बताइएगा। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी की सारी आपकी WBC है साथियों। सबसे बड़ी वाली WBC आपको बतानी है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। जल्दी से आंसर करेंगे मुझे। बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया आंसर किया है आप लोगों ने। मोनोसाइट इज द राइट आंसर। मोनोसाइट जो है ये आपकी सबसे बड़ी है। मोनोसाइट आपकी बड़ी WBC है माय डियर, और लिम्फोसाइट जो है आपकी ये छोटी है। लिम्फोसाइट कैसी है? छोटी WBC है भाई। एल छोटा है एम से, तो इसलिए ये छोटी हो जाएगी। राइट आंसर हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? RBC और WBC का निर्माण कहां होता है? दोनों का निर्माण पूछा जा रहा है आपसे। RBC और WBC का निर्माण कहां होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। अस्थि में होता है, या अस्थि मज्जा में होता है, या स्प्लिन में होता है, या लीवर में होता है? बहुत सही उत्तर किया है आप सभी ने। अस्थि मज्जा इज द राइट आंसर भैया। अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, जिसको आप कहते हैं बोन मैरो, इसी में होता है दोनों का निर्माण। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जैसे मान के चलिएगा कि ये हमारी होती है अस्थि यहां पर, ठीक है, ऐसे हम यहां पर बना के आपको समझाते हैं। तो ये जो अस्थि होती है, इसके यहां पर बीच में जो है खाली जगह होती है, और इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। जाल जैसी संरचना होती है, तो ये बीच में जो भरी हुई है ये आपकी अस्थि मज्जा होती है। अब ये जो अस्थि मज्जा होती है, ये जो बीच वाली होती है, ये जो बीच वाली अस्थि मज्जा होती है और एक किनारे पर होती है, तो ये बीच में होती है और एक किनारे पर होती है। तो बीच वाली जो अस्थि मज्जा होती है उसको हम कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, ठीक है। और ये जो किनारे वाली होती है इसको हम कहते हैं पीली अस्थि मज्जा। इसको हम क्या कहते हैं? पीली अस्थि मज्जा। समझ में आ रही है ना बात आपको? भाई हड्डी आपके बीच में मैट्रिक्स बना हुआ है, इसके अंदर जो है जो पदार्थ भरा हुआ है उसको हम अस्थि मज्जा कह रहे हैं। जो बीच वाला पोर्शन है वो लाल अस्थि मज्जा है, और जो किनारे वाला है वो पीली अस्थि मज्जा है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ये जो लाल अस्थि मज्जा है ये आपकी RBC का निर्माण करती है। ये आपकी RBC का निर्माण करती है, लाल अस्थि मज्जा। और पीली अस्थि मज्जा किसका करती है? पीली उसका नहीं, येलो ब्लड सेल का नहीं, ये WBC का निर्माण करती है। ये किसका करती है? WBC का निर्माण करती है। ठीक है साथियों, तो क्या समझा आपने? हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जा जो होती है आपकी, ये क्या करती है? बीच वाली लाल अस्थि मज्जा कहलाती है। बीच वाली क्या कहलाती है? आपकी लाल अस्थि मज्जा कहलाती है। तो ये RBC बनाएगी, लाल रक्त कोशिका बनाएगी। किनारे वाली पीली अस्थि मज्जा, तो ये श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण करेगी। समझ में आ गया साथियों? यहां तक स्प्लिन को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे बढ़िएगा। रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में रक्त का कौन सा भाग सहायक होता है? जल्दी से उत्तर कीजिएगा साथियों। फंक्शन से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। कार्य क्या होता है आपने देखा ही होगा। RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट। आपकी आगामी जितनी भी वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे सिविल का ही एग्जाम प्रीलिम क्यों ना हो, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट कराया है। निसंदेह ये टॉपिक आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। इस प्रश्न का उत्तर करें तो भैया नो डाउट आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। प्लेटलेट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्लेटलेट्स जो होती है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। साथियों आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है, आप हमको कमेंट बॉक्स में नीचे जो है लिख कर भेज सकते हैं। आपको उसका डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। इसी तरह से आपके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जब तक आपकी परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको एक डेली टॉपिक आपके लिए लेकर आया जाएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर पहले ही करा दिया है। डेली ये क्लास जो है इसी समय पर होगी आपकी, इसी समय पर ये क्लास जो है आपकी चलेगी लाइव। और एक चीज याद रखिएगा साथियों, इससे पहले एक टॉपिक मैंने आपको फिजिक्स का कराया हुआ है, अदिश एवं सदिश राशि देखते ही सेकंड में कैसे पहचाने। बहुत शानदार
आपके लिए टॉपिक में लेकर आया हूं। उसमें जो ट्रिक बताई गई है वो किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी, उसको जो है जाकर के आप जो है जरूर वीडियो को देखें। ये वाला लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, और साथियों पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा कल वाली क्लास को इसी समय पर साथियों। तब तक के लिए आप सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।